नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जिसके बाद से दिल्ली के अंदर एम्स के बाहर खूब हो हल्ला हुआ है। दरअसल एम्स से जुड़ी हुई नर्सिंग स्टाफ ने आज हड़ताल कर दी। शुरुआत हालांकि अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ हुई, लेकिन बाद में हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। इसी पर सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसने कोरोना की मार न झेली हो। ऐसे में फ्रंट लाइन में रहकर जिन्होंने काम किया वो हैं हेल्थ वर्कर्स, जो दिन रात पीपीई किट और मास्क पहनकर कोरोना संक्रमितों से 24 घंटे घिरे रहती हैं। घर बार सब भूलकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि कोरोना बीमारी के संक्रमण के बीच भारत के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल का मंगलवार को छठा दिन रहा। नर्सों की हड़ताल पर जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 5000 नर्स हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल में मरीजों की देखभाल सेवाएं बाधित हुई। लोग भी चाहते कि जल्दी से जल्दी कॉल ऑफ हो। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी भी कुछ डिमांड है। हमने एक महीना पहले इंटीमेशन दिया था, उसके बारे में भी प्रशासन ने कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। जो हमारी डिमांड है वो बहुत 2006 में पे कमीशन लगा था, उस टाइम की जो डिमांड है हमारी कुछ मानी भी गई थी। हमने इन लोगों को 1 मंथ पहले से नोटिस दे रखा है, फिर भी हमारे को मिलने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारी मांगों को किसी टाइप से भी इन्होंने सॉल्व करने का मुद्दा ही नहीं रखा है। हमारे से बात करने की भी कोशिश नहीं की है और मिनिस्ट्री के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है। सर, तो आप लोग क्या लग रहा है कि अभी ये अगर मांगे ऐसी चलती रहे तो हड़ताल चलती रहे, मरीजों की जो दिक्कत हम एम्स प्रशासन को पहले ही नोटिस दे चुके हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, पर एम्स प्रशासन ने हमारे मांगों को पूरा नहीं किया, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता इसके अलावा। वहीं एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक वीडियो संदेश में महामारी के समय में हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। नर्सिंग स्टाफ के अचानक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के बाद एम्स के निदेशक ने उनसे आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की है। Unfortunately, at this point in time, the nurses union has gone on a strike. Also, at this time when the country is going through a lot of hardship, when people are having to accept pay cuts and a loss of their jobs, the nurses union is asking for a pay hike. It seems very, very inappropriate that this is something that is being done by the nurses union of a very prestigious institute like the All India Institute of Medical Sciences. In this time of the pandemic and during the year of the nurse and midwife, I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike and not to make us feel embarrassed about the dignity that we have as far as the nurses are concerned. I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. Whatever issues you have, we will try and resolve amicably and try and be sympathetic to your demands.
आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में लिवर, कैंसर, हार्ट की कई बड़ी बीमारियों के मरीजों का इलाज चल रहा है। दूर दूर से लोग बेहतर इलाज की उम्मीद के लिए एम्स आते हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर जाने से मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। सरकार एक तरफ अन्नदाता के आंदोलन से घिरी है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मियों का दंश झेल रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन चुनौतियों से कैसे पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। हालांकि एम्स के नर्स स्टाफ के अनिश्चितकालीन हड़ताल से जुड़े इस मामले पर जवाब भी मांगा गया है और इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट अगले महीने जनवरी में सुनवाई भी करेगा। लेकिन असल में पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए वो भी आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों नर्स स्टाफ को लग रहा है कि उनकी अनदेखी हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नर्स जुड़ रखे हैं, इनसे पूछेंगे क्या इनकी डिमांड्स है, क्या केंद्र सरकार से चाहते हैं और क्या एम्स से चाहते हैं, एम्स प्रशासन से। तो सर, क्या नाम है आपका? माइसेल्फ अबीर सीके, जनरल सेक्रेटरी एम्स नर्सेस यूनियन। हम पिछले कई सालों से एम्स एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से काफ़ी मीटिंग कर चुका है, काफ़ी मेमोरेंडम दिया हो, काफ़ी रिक्वेस्ट दिया होगा हमारा रिक्वेस्ट और हमारा डिमांड्स के लिए, पर अभी तक कुछ भी चीज़ पूरा नहीं किया। इसलिए तो हम आपको देख सकते हैं पूरा एम्स का नर्सेस अभी आपको सामने स्ट्राइक पे है। सर, कितने लोग यहाँ पर आसपास, आपको लगता है कि लगभग कितने नर्सेज यहाँ पे स्ट्राइक पर हैं? एक्चुअली 5000 नर्सेस से कोई भी नर्सेस अभी काम नहीं कर रहे, सारा लोग अभी स्ट्राइक पे है। ये जो आप 6 पे कमीशन की बात कर रहे हैं, ये कब से लागू होना था? कितने साल हो चुके जो लागू नहीं हो रही है? एक्चुअली सर, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा पुरानी प्रॉब्लम है, 2008 से प्रॉब्लम है, बट उसी टाइम में सही माध्यम से एड्रेस नहीं हुआ था। बट जब ये कोर्ट के माध्यम से ये इशू उठा के आया, जीत के आया, उसी टाइम तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हम भी यहाँ बोला है, बट ऑलरेडी कोर्ट का इसके लिए आदेश देने के लिए, बट इसके बाद भी देने के लिए लोग रेडी नहीं। जैसे कि हमारी जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमारी बहुत सारी लॉन्ग स्टैंडिंग जेन्युइन डिमांड्स हैं, जिसमें से कि हाईलाइट किया जा रहा है कि 6 पे सेल को हाईलाइट किया जा रहा है, जो कि एक्चुअली डिमांड भी नहीं है। इट वाज द एनोमली which was done, which was performed in year 2006, and since then we are requesting them to rectify that anomaly, and they are not in favor of rectifying it. Now they are defaming us कि पैसों के लिए नर्सेस स्ट्राइक पर जा रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सभी जनता से अपील करना चाहती हूँ, आप हमको बिल्कुल भी गलत ना समझें। हम कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ कोरोना वॉरियर बनके मार्च से हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये डिमांड हमारी 2006 से हम इसके लिए लड़ रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन। इस स्ट्राइक को हम लोगों ने 16 तारीख के लिए प्लान किया था। उसके लिए हमने 1 महीने पहले नोटिस प्रॉपर अथॉरिटीज को, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड टू द डायरेक्टर ऑफ एम्स वी हैड ऑलरेडी गिवन 1 मंथ बैक। लेकिन हमको 14 तारीख को सडनली ये आउटबर्स्ट दिखाना पड़ा, क्योंकि हमें पता चला कि ये लोग बेसिल कंपनी से प्राइवेटाइज करके कॉन्ट्रैक्ट पे नर्सेस को ले रहे हैं, जो कि इनएक्सपीरियंस है, अनस्किल्ड है। तो आज इनको कैसे याद आ गया ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नर्सेस को लेना? तो ये बेसिकली हमारी ताकत को कम करना चाहते हैं। आज ये हमारी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनका हिडन एजेंडा ही यही है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे नर्सेस को लेकर के आना, जिनकी कोई वॉइस नहीं होगी, जिनकी कोई डिमांड्स नहीं होंगी, जो कि इनके कहने पर सारे काम करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सोजत शिवा जी मैम, और क्या डिमांड्स है? जैसे कि अभी हमें पता लगा यहाँ पर आपकी डिमांड जो थी 6 पे कमीशन को थी, जेंडर इनइक्वालिटी को थी, प्राइवेटाइजेशन को लेके थी, और कोई आपकी डिमांड्स, क्योंकि आपकी 23 डिमांड्स बताई जा रही हैं। और हमारे एक क्वार्टर का इश्यू है। हमारे जो एम्स में जो कितने टोटल अराउंड 5000 स्टाफ है, हमारे उसमें जो क्वार्टर ओनली 250 स्टाफ का ही है। वो हमने जब से इधर ज्वाइन किया तब से हमें अभी तक मिला नहीं है। जैसे कब से आपकी ज्वाइनिंग हो रखी है? मेरे 96 में। 96 से आपको नहीं मिला अभी तक? अभी मिला है, लेकिन वो तो ओल्ड वाला है। वो टोटल ओनली हमारे 250 क्वार्टर्स है ओनली। मैम, आपका क्या नाम है? आपको मिला है क्वार्टर? मेरा नाम है कैरोलिन, मुझे नहीं मिला क्वार्टर। मैं 2008 का ज्वाइनिंग हूँ, अभी 12 ईयर्स हो गए इधर, अभी तक क्वार्टर नहीं मिला। और जब मैं आई थी बैचलर दी, उसी टाइम में हमको रहने के लिए कोई हॉस्टल भी नहीं है। वैसे अभी इधर जो डॉक्टर्स जैसे ज्वाइन करते हैं उनको हॉस्टल मिलता है, पर हमको कोई हॉस्टल भी नहीं है।
और क्वार्टर्स भी नहीं है। तो इस जो दोहरा रवैया हो रहा है नर्सेज और डॉक्टर के बीच में, जो एम्स प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस दोहरे रवैये के बारे में? ये तो बहुत गलत कर रहे हैं लोग, ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स को ऊंचे लेवल पर रख के नर्सेस को बहुत नीचे लेवल पर लेके जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ये बताना चाहती हूँ कैंटीन का। कैंटीन हमारे इधर कैंटीन है, कैंटीन में जस्ट डॉक्टर्स को ही एंटर करा रहे हैं, नर्सेस को बिल्कुल एंटर नहीं करा रहे। उधर तो सिक्योरिटी गार्ड पे रखा हुआ है, बाउंसर पे रखा हुआ है, अगर नर्स है तो धक्का मार के बाहर निकालते हैं। जब हमने इनसे यही सवाल पूछा तो इनका साफ तौर पे कहना था ये भी स्ट्राइक नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी मांगे कई समय से निलंबित पड़ी हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी क्या एम्स डायरेक्टर और एम्स प्रशासन इनकी बात सुनेंगे, केंद्र सरकार तक इनकी क्या बात पहुंच पाएगी और इनकी मांगों का कोई हल निकलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। एम्स से जेके 24/7 न्यूज के लिए उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। एक साथ हजारों की तादाद में नर्स स्टाफ के हड़ताल पर जाने से एम्स के बाहर तो हंगामा होना ही था, लेकिन साथ ही साथ जिस एम्स प्रशासन की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से बार बार कहा गया कि लगभग मांगों को मान लिया गया है, वहां कौन सी ऐसी आपत्ति है जिसके बाद से नर्स स्टाफ को यह लगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल एक रास्ता हो सकता है। हमारे संवाददाता जब नर्स स्टाफ के बीच पहुंचे, क्या उन्होंने कहा इस पूरी समस्या को लेकर, हड़ताल को लेकर, वो आपको दिखाते हैं। भारत में अब तक 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। भारत में पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 में श्रीनिवास वारदाचार्य की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। देश में वेतन आयोग का गठन हर 10 साल के अंतराल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए किया जाता है। पर क्या आप वेतन आयोग का इतिहास जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। वेतन आयोग का इतिहास। प्रथम वेतन आयोग 1946 में गठित पहले वेतन आयोग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का मूल वेतन 30 रुपए था। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का मूल वेतन 60 रुपए निर्धारित किया गया था। दूसरा वेतन आयोग। दूसरे वेतन आयोग का गठन अगस्त 1957 में आजादी के 10 साल के बाद स्थापित हुआ। दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का सरकार पर 39.6 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव पड़ा था। तीसरा वेतन आयोग। तीसरे वेतन आयोग का गठन अप्रैल 1970 में हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट 1973 में पेश की। इसके अध्यक्ष रघुवीर दयाल थे। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सरकार पर 144 करोड़ रुपए का खर्च आया। चौथा वेतन आयोग। चौथे वेतन आयोग की स्थापना जून 1983 में की गई थी, जिसने 4 साल के बाद अपनी रिपोर्ट 18 मार्च 1987 को सौंपी थी। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष पीएन सिंघल थे। इनकी सिफारिशों के अनुपालन पर सरकार के ऊपर कुल 1282 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आया था। पांचवा वेतन आयोग। पांचवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 9 अप्रैल 1994 को जारी की गई, लेकिन इसने काम करना 2 मई 1994 को शुरू किया। इसकी सिफारिशें लागू करने पर सरकार के ऊपर 17,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। छठा वेतन आयोग। मंत्रिमंडल ने जुलाई 2006 में न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में 6वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। आयोग को 18 महीने की समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर करीब 55 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कुल 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर आया। सातवां वेतन आयोग। 25 सितंबर 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने घोषणा की थी
कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.K. माथुर को बनाया गया था। पहले वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की शुरुआती सैलरी 35 रुपए की थी, जो दूसरे आयोग के लागू होने पर 80 रुपए हुई। तीसरे आयोग के बाद 185 और 7वें आयोग के बाद 18,000 हो गई। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों से निपटने के लिए हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन कर अपनी जिम्मेदारियां खूब निभाती है। स्पेशल डेस्क।